बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त तेज़ होता जा रहा है, सोशल मीडिया में हम लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम लोगों को लगता है हमारा खाना पीना सोना जागना सब कुछ बस सोशल मीडिया है या मोबाइल है। हमने अपने आसपास देखना छोड़ दिया है। हमें ये नहीं पता होता कि हमारे साथ वाले घर में जो रह रहे हैं वो असल में कौन है, और अगर हम उनको जानते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता कि उन्हें कहीं ना कहीं हमारी मदद की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ रोज़मर्रा के लिए नहीं, इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसानियत की ये मेराज है कि आप दूसरों की मदद करें, दूसरों के काम आएँ, क्योंकि हम आज किसी के काम आएंगे तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला किसी और को हमारी मदद का ज़रिया बनाएगा। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे जनाब, सर्दियाँ वैसे तो ताख़ीर से आई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हर साल दिसंबर में छुट्टियां तो होती हैं। इस साल भी सर्दियों की छुट्टियां हैं, तो सर्दियों में बच्चों की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ भी रखती हैं एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे भी, लेकिन साथ ही साथ हम बच्चों के हवाले से एक और बात भी करना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में कि जिन बच्चों के वालिदैन में सेपरेशन हो जाती है या तलाक हो जाती है, इस तलाक का असर बच्चों पर कितना होता है और बच्चों का रवैया उसके बाद क्या होता है, इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और एक और जो अहम टॉपिक है उस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जनाब के रात के वक्त हम जो अक्सर खाते हैं, हमें आजकल क्रेविंग्स बहुत होती हैं कि अच्छा, और वैसे भी जो ऑनलाइन डिलीवरीज हैं खाने की, उसने तो हर चीज़ और भी आसान बना दी है। तो हम लोगों को होता है कि अच्छा रात में भूख लगी तो ये खा लें, दिन में भूख लगी तो ये खा लें। ये बेवक्त का खाना हमारी रूटीन पे किस तरह असरअंदाज होता है और हमें कितनी जल्दी मोटा कर सकता है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए और किस वक्त का खाना हमें कितनी जल्दी मोटा करता है। और साथ ही साथ एक उभरते हुए सिंगर के साथ भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं और जैसे मैंने बात की कि सर्दी वैसे तो बहुत ताख़ीर से आई है, इस साल तो दिसंबर में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तक अक्टूबर नवंबर ही चल रहा है, सर्दी वो शिद्दत से नहीं आई है। लेकिन जाहिर सी बात है हर साल दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, बच्चों की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो क्या एक्टिविटीज़ असल में बच्चों की होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। सादिया वाइन साहिबा एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू। अच्छा, जाहिर है हर साल सर्दियों में छुट्टियाँ तो आती हैं और बच्चे या तो अपने ननियाल चले जाते हैं या ददियाल चले जाते हैं या कहीं घूमने फिरने पेरेंट्स ले जाते हैं उन्हें। आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन एक्टिविटी बच्चों की क्या होनी चाहिए अगर वो कहीं नहीं जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे अभी आपने कहा कि सर्दियां लेट आई हैं, हालात की वजह से मेरे ख्याल में ग्लोबल चेंज है, जिसकी वजह से जी सर्दियां भी जरा लेट आ रही हैं। और हालांकि ये एक ऐसा मौसम है जो कि बहुत फ्रेशनेस देता है हम लोगों को, और बच्चों के लिए छुट्टियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उनको लगता है कि छुट्टी का मतलब है वाओ, वो और बात है कि 2020 और 21 में छुट्टियां जो हैं वो हमारे सर पे चढ़ गई हैं। ये बात मैं भी कहने लगी थी। और बच्चे जो हैं अब छुट्टियों से तंग आ गए हैं जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चे घर में रहते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो घर में ना रहें। दे डोंट वांट टू बी विद देयर पेरेंट्स। एंड वो नान का और दाद का कभी आशिकी हुआ करती थी कि जाना है हमने, बिल्कुल बिल्कुल और वेट किया जाता था कि नानी या दादी, जो भी रिश्ते थे माशाल्लाह बड़े जबरदस्त हुआ करते थे। लेकिन वक्त के साथ ग्लोबल वार्मिंग ने रिश्तों से वार्मनेस को हटा के कोल्डनेस की तरफ ले गए हैं। बिल्कुल ज्यादा ही कोल्डनेस आ गई है जी। बिल्कुल दिसंबर में तो नहीं आई लेकिन रिश्तों में आ गई है। तो फिर भी जिंदगी है, इसको चलाते रहना है जब तक भी है। तो उसमें बेस्ट एक्टिविटी मेरे नजदीक अब हालात को देखते हुए ये होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ पे काम करें और इस तरह की एक्टिविटीज बेस्ड प्रोग्राम्स रखें जिसमें उनका दिमाग जो है वो जरा खुले, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। ये लफ्ज भी पूरी दुनिया में आजकल बहुत है, आउट ऑफ द बॉक्स, और मुझे तो लगता है कि डब्बे में शायद किसी को बंद कर दिया गया है। अच्छा, पहले एक जहन में तस्वुर यही आता है कि डब्बे में बंद किया। मेरे जहन में तो बिल्कुल ही डब्बा आता है जिसमें छोटे छोटे सुराख और अंदर तोते बैठे हुए हैं, चूजे बैठे बिल्कुल, जो कभी भी पर नहीं फैला सकेंगे क्योंकि वो डब्बे में बंद है। बिल्कुल। तो ये इसका बिल्कुल ऐसा ही है, आउट ऑफ द बॉक्स, दैट अनलेस एंड अनटिल यू टेल द पीपल, तुम उसमें से निकल कर अपने बारे में सोचो। हमें अपने बच्चों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो उनकी मेंटल हेल्थ, इनर पीस और दिल का सुकून है, जो कि क्योंकि हमारे घरों में नहीं होता
तो हम अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अच्छा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि हमारे घरों में एक्चुअली सुकून नहीं होता है, वही बात आ जाती है, पेरेंट्स का रिलेशन बच्चों पे बहुत असरअंदाज होता है। लेकिन जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बात की कि हम लोग अपने सोशल मीडिया लाइफ में इस हद तक बिजी हो गए हैं कि हम लोगों को आसपास का पता नहीं होता। बच्चों के साथ भी यही मामला होता जा रहा है, हर वक्त मोबाइल गेमिंग या पबजी खेल रहे हैं या कोई और गेम में बच्चे इतने मसरूफ हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पता ही नहीं चलता कहाँ गुजर गए हैं। ऐसे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी किस हद तक मुतासिर होती है? बड़े बुरे तरीके से। फिजिकल एक्टिविटी तो वहीं पर खत्म हो गई जब आपके हाथ में लैपटॉप है या मोबाइल है, और अब तो आईपैड भी है। बिल्कुल, अगर वो आप लेकर बैठ गए तो उसको लेकर आप चलेंगे फिरेंगे नहीं। ये नहीं है पॉसिबल कि आपने मोबाइल पे सोशल मीडिया पे अपना खाना खाते हुए तस्वीर डाली है और उस दौरान आप चलना शुरू कर दें। दैट्स नॉट पॉसिबल। यू विल हैव टू बी स्टेशनरी होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो जिस तरह रुकना पड़ेगा उसी तरीके से मोबाइल ने हमारे बच्चों को और हम सबको बिल्कुल जकड़ सा लिया है। इसने हमको डाला है बॉक्स के अंदर, और जब हम अलग हो गए, हमारा मोबाइल एक ऐसी चीज है जो हमारे बच्चों को भी ऐसा लगता है कि दिस इज वेरी फ्रेंडली, देखा फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली, तो उनको लगता है कि ये हमारा सबसे प्यारा दोस्त है। ना तो ये हमारी माँ की तरह हमको लेक्चर देगा, ना हमारे बाप की तरह हमको पता नहीं कौन सी कहानियां सुनाएगा। जैसे पहले बच्चे कहते थे शायद दादी हमें लेक्चर नहीं देती है, हमने दादी के पास जाना है, नानी लेक्चर नहीं देती है, उनके पास जाना है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि आजकल की दादियां और नानियां बिल्कुल बदल गई हैं। बदल गई हैं, बिल्कुल, वो तो खुद सोशल मीडिया पर है। ये बात तो आप सच कह रही हैं। सोशल मीडिया पर दादियों नानियों सबके अकाउंट्स होते हैं कि जब मैंने स्टार्ट में चीज देखना शुरू की तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुई। मैंने कहा अच्छा उन आंटी का भी अकाउंट है, उन आंटी बिल्कुल आपने तो ये चीजें बड़ी आपको एकदम से सरप्राइज कर देती हैं। अच्छा, मतलब टाइम इस हद तक बदल गया है कि अब लोगों की एक्टिविटीज, उनकी प्रायोरिटीज इतनी चेंज हो गई हैं। बिल्कुल चेंज हो गई ना। मैंने तो आपसे कहा कि जो हमारे अंदर की एक जोश था, वार्मनेस थी, वो खत्म हो गई है। अब हमारी जो तमाम चीजें हैं वो हमारे बच्चे तो हमें नजर भी नहीं आते। एंड वी वुड प्रेफर कि स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, ओहो सर्दियों की छुट्टियां क्यों हो रही हैं, बच्चे स्कूल में ही रहे तो बहुत अच्छा है। और बहुत ही अच्छा कि रात को 9 बजे वापस आए जैसे उनका हस्बैंड आता है और आते ही बच्चा सो जाए। ये लगता है आप बहुत सिमाओं की दिल की बात कह रही है। सही। अच्छा सादी साहिबा, एक चीज और भी है, अभी हम रिश्तों में वार्मनेस की बात कर रहे हैं। अब पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ हमें अपने बच्चे से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन अगर उनको एक्टिविटी की तरफ लेके आने वाला अगर कोई अमल करना पड़े तो उनको बोझ लगता है कि अच्छा अब हमें इनके साथ शामिल होना पड़ेगा, अच्छा अब इनके साथ हमें उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये चीज़ जब पेरेंट्स को बोझ लगेगी तो बच्चों को भी ऑटोमेटिकली बोझ लगेगी। इस चीज़ को कैसे पेरेंट्स अपने में से ख़त्म करें या बच्चों को उस चीज़ की तरफ लेकर आएं जो उनकी बॉडी की ज़रूरत है? दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। अब पेरेंट्स की बात आती है, पेरेंटिंग। अब तो खैर ये हो रहा है कि वालिदा को क्या करना चाहिए, वालिद कैसे उठे बैठे बच्चों के सामने मुस्कुराए लड़े ना। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा शोर किया कि ट्रेनिंग करें बच्चों को, तरबियत। तो व्हाट अबाउट द पर्सन जो तरबियत ट्रांसफर कर रहा है? अगर उस अपने ही बेचारे की तरबियत नहीं हुई या वो बहुत ज्यादा लाइफ में फंस गया है और रिश्तों में बेचारे का बेड़ा गर्क हो गया है, तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। वो कभी भी खुशी ट्रांसफर नहीं कर सकेगा अगर वो खुद खुश नहीं है। मुमकिन ही नहीं है भाई, कैसे पॉसिबल है? हम कोई रो रहा तो उसको टिश्यू पकड़ा देते हैं। अब तो टिश्यू पकड़ाने के भी रोने दो, दिस इज आवर रिएक्शन, रोने दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट्स नॉट आवर बिजनेस उसको क्या प्रॉब्लम है। अभी जैसे आपने कहा कि हमको तो पता ही नहीं होता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमको ये भी नहीं पता होता कि हमारे आसपास वाले दुखी हैं, क्या उनको कोई टेंशन है। और आजकल के माहौल में तो मुझे लगता है सिर्फ टेंशन है। अच्छा, बल्कि एक जो रवैया है जो बहुत खतरनाक भी है, पहले हम कहीं बाजार में भी जा रहे होते थे, किसी को हम कुछ गलत एक्ट करते देखते थे तो उसको कहते थे ऐसे नहीं करो, ये बुरी चीज़ है। अगर आप किसी को मना करें तो आगे से वो मुंह पे फ्लैट आपको जवाब देते हैं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आपका मसला नहीं है, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। ये एक रवैया बहुत आम हो गया है। हालांकि हमारा दीन हमें कहता है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। मतलब ये सिर्फ घर वालों पे अहकामात नहीं है, ये इज्तमाई तौर पर तमाम कौम का ये हुक्म दिया गया है। लेकिन अब कोई ऐसा कहता है तो लोग साथ ही ब्लंट हो जाते हैं। इसलिए ब्लंट हो जाते हैं कि हमारे हम बाहर की बात नहीं करते, अपनी बात करते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा सख्ती आ गई है। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड। हमारे में तकब्बुर है कि हम बड़ी चीज हैं। हाउ डेयर एनीबडी विल टेल मी एक्सक्यूज मी, आप गलत कर रहे हैं, ऐसे तो ना करें। आई हैव अ वेरी बैड हैबिट कि मैं ये करती हूँ, आई डोंट केयर व्हाट पीपल से, आई विल नेवर चेंज माई सेल्फ। व्हाई? क्योंकि जब मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ यही करना चाहिए, तो मुझे फिर किसी से डरना नहीं चाहिए। ऐसे ही व्हाई शुड आई बी अफ्रेड? लेकिन हुआ ये कि हालात ने
और जो भी सिस्टम्स हमारी फैमिली के जो हैं उसमें हमारी जो खातून है ना, माँ, यंग माँ की बात कर रही हूँ, नानी की बात नहीं कर रही। अच्छा। तो जो माँ है ना उसको बहुत से मसाइल में से गुजरना पड़ता है, बहुत ज्यादा। ये सब नानियों के लिए, सासों के लिए भी बहुत ज्यादा है कि वो जो मेंटल स्ट्रेस देते हैं अपने घरों में, ये समझ करके ये मेरा घर है और मेरा बेटा है, विच इज एब्सोल्युटली जुल्म मेरे नजदीक। और जुल्म के अगेंस्ट खड़ा होना हमारे रिलीजन में बहुत ज्यादा सख्ती से कहा गया है। लिहाजा मैं सब लड़कियों को कह रही हूँ खड़े हो जाओ और अपने बच्चों की भी तरबियत पे खास तवज्जो दें। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली आप प्रोग्राम में तशरीफ आई, आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम अपने आसपास आजकल बहुत से ऐसे मामला देखते हैं कि मियाँ बीवी में अगर तलाक हो गई है या किसी वजह से अलहदगी हो गई है तो सबसे ज़्यादा जो इस रिश्ते के अलग होने से मुतासिर होते हैं वो बच्चे होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत है उतना कच्चा भी है धागे की तरह। एक ज़रा सी बात जो है इख्तलाफात पैदा कर देती है। वो इख्तलाफात कहाँ जाके ख़त्म होते हैं, जाहिर सी बात है, या तो रिश्ता टूटने पे ख़त्म होते हैं या फिर हमेशा के लिए उस ताल्लुक़ में एक ऐसा तनाव या ऐसा खिंचाव आ जाता है कि जो कि उस रिश्ते की वजह से बच्चों पर या घर के माहौल पर असरअंदाज होता है। आजकल जो वक्त चल रहा है, आजकल जो हालात चल रहे हैं, अदालतों में बहुत से मामला ऐसे आते हैं कि मियाँ बीवी में तलाक़ें हो रही हैं या खुला के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। और हम जो बात कर रहे थे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होते हैं वो बच्चे हैं। और बच्चों को फिर बाद में क्या जो सबसे ज़्यादा मुश्किल उठानी पड़ती है कि कोर्ट कचहरी में बच्चों को लाए, माँ से मुलाकात करवाई या बाप से मुलाकात करवाई, और बच्चों की वो एक कैफियत फिर बिल्कुल अलग हो जाती है। इस सिलसिले में मैं आपसे कुछ शेयर भी करना चाहती हूँ, कुछ फर्जी नामों के साथ बच्चों की कैफियत को शेयर करना चाहती हूँ। 7 साला मारिया का कहना है कि वो अपने वालिद से सख्त नफरत करती है और उसे उनसे मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सिर्फ अपनी वालदा के साथ रहना चाहती है। जबकि 5 साला जमाल कहता है कि वो अपने पापा से बहुत प्यार करता है, लेकिन नानी अम्मा पापा से मिलने पर नाराज़ होती हैं और ज़्यादा जिद करने पर मार भी पड़ती है, इसीलिए वो पापा से नहीं मिलना चाहता। 4 साला अलीना ये कहती है कि वो मेरे पापा नहीं हैं, अंकल हैं जो खिलौने लेकर कभी कभी यहाँ मिलने आते हैं, लेकिन फिर वापस चले जाते हैं क्योंकि उनका वक्त ख़त्म हो जाता है। बच्चों के ये जज्बात हैं कि जो गार्डियन कोर्ट में अक्सर सुनने और देखने को मिलते हैं, और शायद माँ बाप अपने रिश्ते को या बनाते वक्त या ख़त्म करते वक्त ये सोचते भी नहीं हैं कि हम जो रिश्ता बनाने जा रहे हैं इस पे हमने बाद में कितना काम करना है, या जो रिश्ता हम ख़त्म करने जा रहे हैं इसके असरात क्या होंगे हमारे बच्चों पर। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। एडवोकेट हाई कोर्ट हैं फ़हद अहमद सिद्दीकी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। फ़हद साहब, जैसा मैंने कहा कि जब रिश्ता बन रहा होता है तब तो ज़ाहिर है सोचा नहीं जाता कि आगे किस तरह चलेगा, लेकिन जब रिश्ता टूट रहा होता है तब ये नहीं सोचा जाता कि हमारे रिश्ते के टूटने का हमारे बच्चों पर क्या असर होगा। और कोर्ट्स में अक्सर हम ये देखते हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासरीन में होते हैं इस रिश्ते के टूटने पर। कितने ज़्यादा केसेस इस वक्त कोर्ट्स में आ रहे हैं जो कि बच्चों के माँ बाप से मिलने के लिए या उनको लाए जाने के सामने आते हैं? देखिए मैडम, इसमें आपने बड़ी अच्छी बात की, और ये जैसे आपने ये सब फर्जी नामों से जो जिक्र किया, ये प्रैक्टिस हो रही है आजकल। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में तकरीबन 25 से 30 हज़ार के करीब ऐसे केसेस हैं जिनमें बच्चों की मुलाकात हर महीने में 2 या 3 दफ़ा कोर्ट प्रेमिसेस में होती है। लाहौर में 2 गार्डियन कोर्ट विजिटेशन एरियाज़ हैं जहाँ पे तकरीबन 2 घंटे के लिए कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर बच्चों की मुलाकात नॉन कस्टोडियल साइड ऑफ पेरेंट्स से करवाई जाती है। मैं समझता हूँ इसमें मैंने जो देखा है जी वो ये देखा है कि ये बेसिकली इशू, माँ बाप तो चलें अलहदा हो गए, उनका एक फितरी अमल था, वो नहीं साथ रह सके, उनका हक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर रही है वो हमारा जुडिशल सिस्टम कर रहा है। जैसे आपने जिक्र किया कि उनका वक्त ख़त्म हो गया, ये बेसिकली जो हमारी एक प्रैक्टिस कुछ अरसे से तकरीबन पिछले 30-35 साल से चल रही है कि हम नॉन कस्टोडियल पेरेंट को जो कस्टडी के केसेस में आते हैं, जो कस्टडी क्लेम करते हैं, उन्हें हम इंटरम स्टेज पे दौरान मुकदमेबाजी सिर्फ 2 घंटे की मुलाकात का टाइम दिया जाता है, महीने में 1 दफ़ा या 2 बार। हमारा इस्तदलाल इस हवाले से ये है मैडम कि डिवोर्स तो होगी मियाँ बीवी के दरमियान, सुलह नहीं हुई फॉर वन रीज़न और दी अदर, बट जो बच्चे हैं उनका तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। जो आपकी कस्टडी लिटिगेशन या मुकदमेबाजी है, इसमें बेसिकली 3 फरीक हैं, एक मियाँ है, एक बीवी है, एक माँ है, एक बाप है और एक बच्चा है। हमारा निज़ाम इंसाफ बेसिकली
किसी एक फरीक को इंसाफ देते हुए दूसरे फरीक के साथ ज्यादती कर जाते हैं। जैसे मैंने गुजारिश की कि डिवोर्स या तलाक या खुला माबैन ज़ौजैन हो रही है, इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है, ना उसने अपने माँ बाप की अलहदगी में कोई रोल प्ले किया है। तो जब आप उस बच्चे को 2 घंटे या 3 घंटे के लिए कोर्ट प्रेमिसेस में मुलाकात के लिए बंद कर देते हैं या उसे टाइम देते हैं, तो वो बेसिकली आप उस बच्चे को सजा दे रहे हैं। अगर उस बच्चे की अपने नॉन कस्टोडियल पेरेंट के साथ मैक्सिमम एक्सेस हुई, ये जो आप बता रही हैं कि उस बच्चे ने ऐसा कहा कि जी मैं अपने पापा से नहीं मिलना चाहते, आप सोचिए कि 4 साल का या 3 साल का या 5 साल का बच्चा कैसे डिटरमिन कर सकता है कि उसने किससे मिलने, अनलेस एंड अनटिल उसे ब्रेन वॉश किया जाए। ये अगर आप इसे साइकेट्रिक उसमें साइकोलॉजी की इस्लाम में देखें तो ये बाकायदा एक सिंड्रोम है और इट इज नोन एज पेरेंटल एलियनेशन सिंड्रोम, जिसमें जिस पेरेंट के पास बच्चा होता है वो अपनी नफरत या अपनी ग्रज दूसरे पेरेंट से यानी दूसरे फरीक से जस्टिफाई करने के लिए उस बच्चे को एज ए टूल यूज किया जाता है और उसे नफरत इंजेक्ट की जाती है बाकायदा कि तुम्हारा बाप ये था या जो तुम्हारी माँ ये थी, जो एज द केस में भी। तो इस सिचुएशन में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम को थोड़ा सा सेंसिटाइज होना चाहिए, उन्हें ये एहसास करना चाहिए कि यही बच्चे कल को आपके शहरी बनेंगे, कल या नुकसान दे। और लार्ज मेजॉरिटी ऑफ ऐसे बच्चे जो हैं मैडम, या तो वो क्रिमिनल्स बन जाते हैं या वो इतने हार्डकोर हो जाते हैं कि वो जब उनकी स्टेज बिलेटेड स्टेज में जब वो शादियां करते हैं तो अपने स्पाउसेस में वो अपने नॉन कस्टोडियल पेरेंट को देखते रहते हैं, क्योंकि वो उनके दिलों में वो नफरत इंजेक्ट की जा चुकी होती है, वो फिर अपने स्पाउसेस से वो बदले लेते रहते हैं। तो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड कि हमें कस्टडी लिटिगेशन में बेसिकली ये चूंकि वॉर ऑफ ईगोज है, एक दूसरे के अनाओं का तसादम है, एक रीजन या किसी भी वजह से अलहदगी हो गई मियाँ बीवी में, वो अगले 20 साल या 5-10 साल एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो एक जुस्तजू करते रहते हैं, उसमें हमारे जुडिशियल सिस्टम को पार्ट नहीं बनना चाहिए। इसमें एक चीज़ जो मैंने कुछ अरसे से देखी है, या हम अगर इसको ये कहें कि कुछ पढ़ी लिखी सोसाइटी के लोगों ने ये एक जो तरीका अपनाया है कि अगर पेरेंट्स में अलहदगी हो गई तो उनमें ये खींचातानी नहीं होती है कि बच्चा इससे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके पास जाएगा या नहीं जाएगा। वो आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है तुमने जब बच्चे से मिलना है तुम मिल लो, या तुमने बच्चे को अपने पास रखना है रख लो। ये एक रवैया क्या कोर्ट्स में देखने में आता है? जी, अभी सुपीरियर कोर्ट्स ने इस सब्जेक्ट के ऊपर काम किया और मैं इस चीज़ को बहुत अरसे से एजिटेट कर रहा हूँ, शेयर्ड पेरेंटिंग के कॉन्सेप्ट। बेसिकली पाकिस्तान में जो लिटिगेशन है वो सोल कस्टडी पे है, बच्चा मुझे दे दो या बच्चा उसे दे दो। तो वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस कि आप इसमें एक बाहमी मुशावरत से या कोर्ट की इंटेलिजेंस से कोर्ट इस चीज़ को एडजुडिकेट करे कि अगर कस्टडी एक पेरेंट को दे दी जाए तो एक्सेस दूसरे पेरेंट को दे दी जाए। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट भी है 2018 SCMR 1991, जिसमें उन्होंने कस्टडी मदर को दे दी और इक्वली बैलेंस विजिटेशन राइट्स फादर को दे दिए। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अब इस सिचुएशन में हमें पिछले 70 साल या 80 साल पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको छोड़ के इसको नए ज़माने के मौजूदा जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें इम्प्लाई करना चाहिए, एक्चुअल वेलफेयर ऑफ माइनर की बात करनी चाहिए ऑन ग्राउंड। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हम जैसे अभी रवैयों की बात कर रहे थे कि बच्चे के रवैयों पर इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। आपके सामने ज़ाहिर कोर्ट में ऐसे केसेस बेतहाशा आते होंगे जब पेरेंट्स इस तरह बच्चे को लेकर आते हैं किसी एक से मिलवाने के लिए, या किसी जो पेरेंट्स में से किसी एक को कोई आता है बच्चों को मिलने के लिए, एक बिहेवियर बच्चे का क्या होता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल जाहिर डायरेक्ट साइकोलॉजिकल इशू है ये, इसमें बच्चों का बिहेवियर क्या होता है, कितनी एज के बच्चे ज़्यादा होते हैं? मैंने मैडम देखा है कि अनफॉर्चुनेटली अब तो जो ट्रेंड जा रहा है 6 महीने से लेके 5-6 साल की उम्र तक या इवन ज़्यादा उम्र तक, लेकिन ज़्यादातर इसका जो तादाद बच्चों की है वो 6 माह से शुरू होकर तकरीबन 7 साल की उम्र तक के बच्चे कोर्स में ज़्यादा आ रहे हैं। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शादियों का इस वक्त वो एक टाइम पीरियड चल रहा है, कितना अर्सा सस्टेन करती हैं, मतलब वो 6 से 7 से 8 साल बस शादी चलती है और उसके बाद डिवोर्स। बहुत रेयर केसेस में 6 से 8 साल चल रही है। इसको जो हमने इसका डाटा कलेक्ट किया था उसके मुताबिक मैक्सिमम जो शादी की इसका सक्सेसफुल रेट है 3 से 5 साल है। अच्छा। और 6 माह से लेके 8 साल के बच्चे तक कोर्ट में आते हैं और कोर्ट्स उन्हें 2 घंटे की विजिटेशन जब अलाउ करती हैं तो मोस्टली हमने ये देखा है कि बच्चों की जो कस्टोडियल पेरेंट्स है वो खुद नहीं आते, बच्चे या अपने बाप वालिद के ज़रिए भेज दिए जाते हैं, भाई के ज़रिए। बहुत सारे केसेस में ड्राइवर्स, मुंशी बच्चे कोर्ट में लेकर आ रहे हैं नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स से मुलाकात के लिए, और जब वो बच्चे लाए जाते हैं उन्हें बाकायदा प्रोग्राम करके लाया जाता है कि आपने अपने नॉन कस्टोडियल पेरेंट के साथ, वो बाप हो या माँ हो, इररिस्पेक्टिव बदतमीजी करनी है, ह्यूमिलिएट करना है, उसे अब्यूज़ करना है। ऐसे कई केसेस में देखा भी गया है कि 4-4 साल का बच्चा वो अब्यूज़ करे अपने नॉन कस्टोडियल साइड ऑफ पेरेंट को,
और बाकायदा ट्रेन करके लाया जाता है, फिर सामने बैठ जाते हैं वो जो पेरेंट्स बच्चे लेकर आते हैं मुलाकात की नीयत से, सामने बैठ के बच्चे को ट्यूटर करना शुरू कर देते हैं। और आप खुद सोचिए कि 1.5 घंटे या 2 घंटे की मुलाकात में बच्चे की अगर 3 साल उम्र है या 4 साल उम्र है, वो क्या एक्सप्रेस करेगा, वो मुलाकात का हासिल क्या है, उसमें लग जाएगा कि अच्छा मैंने क्या बात क्या करना है, या वो इन द मीन टाइम वो सुलेस होते होते से उसे तकरीबन 1.25-2 घंटे गुजर जाएंगे। 10 या 12 मिनट की वो बाप की या माँ जो भी नॉन कस्टोडियल पेरेंट है उसकी वो मोहब्बत या अफेक्शन यूटिलाइज कर सकता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें इस मामले को कंसिडर करना चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे, राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट जिस वक्त आपकी लिटिगेशन शुरू हो रही है, आप बच्चे की मैक्सिमम एक्सेस का एक स्केड्यूल बना दें। उस बच्चे की उम्र को मद्देनजर रखते हुए 3 साल 5 साल 7 साल जितनी उम्र है उस बच्चे की, उतना एक रेगुलर उसे कोर्ट से निकालें। हमारे लाहौर में तो फिर कोर्ट का सिस्टम कुछ मुअज़्ज़ज़ कह लें या रीजनेबल है, बाकी शहरों में तो इतना भी नहीं है। क्रिमिनल्स की हथकड़ियां लगी हुई, पेशी भी हो रही है, कोर्ट उन्हें रिमांड्स भी दे रही है और साथ उसी कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर बच्चे की मुलाकात हो रही है। तो खुदारा इस नेशन में अगर आप समझते हैं कुछ तब्दीली लाना या बेहतरी लाना, तो इन बच्चों के ऊपर फोकस कीजिए। हम तो अपनी जिंदगियां गुजार चुके हैं। फाहद साहब, इसमें जो इस्लामिक लॉ है, क्या जुडिशल सिस्टम हमारा उसको फॉलो कर रहा है, क्या उसके मुताबिक चल रहा है? क्योंकि इस्लामिक लॉ में भी तो ये चीज़ों के ज़ाहिर हर चीज़ की वजाहत है, इस्लाम में तो हर चीज़ की वजाहत है। मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जी हमारा जुडिशल सिस्टम इस्लामिक लॉ को इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो नहीं करता। इस्लामिक लॉ इज कंसिडर्ड एज पर्सनल लॉ ऑफ द माइनर, और जबकि वेलफेयर ऑफ माइनर जो है वो पैरामाउंट कंसिडरेशन होती है कोर्ट के सामने, जो बच्चे की हकीकी फलाह है। लेकिन वो हकीकी फलाह तय करते करते हमारी अदालती निज़ाम में तकरीबन 3 से 5 साल का अरसा गुजर जाता है। और इस 3 से 5 साल अगर एक बच्चा फर्ज करते हैं कि वो 2 साल की उम्र में लिटिगेशन में इन्वॉल्व हुआ है और वो 7 साल की उम्र में एक डिसीजन आता है, तो वो 5 साल का अरसा रीजनेबल एक्सेस ना होने की वजह से एक पेरेंट को इवेंचुअली वो साइकोलॉजिकली डिरेल हो चुका होता है और स्वयं नफरत, और आप उसे कह सकते हैं वो खुद कुछ बम्बार की सी सिचुएशन इख्तियार कर लेते हैं। और फिर 7 साल के बाद अगर कोर्ट उसे बुला के पूछे बेटा आपने किसके पास जाना है, तो इट्स अंडरस्टूड कि वो बच्चा उसी के हक में स्टेटमेंट देगा जिसके पास वो रह रहा है। तो बेसिकली हम उस बच्चे से उसकी पूरी एक साइड जो पैटर्नल साइड है या नॉन कस्टोडियल पेरेंटल साइड है, वो पूरी की पूरी साइड माइनस कर रहे हैं। बाप नहीं है, वो माँ नहीं है, वो दादा भी है, वो नानी भी, दादा दादी हैं, ये पूरी की पूरी एक पैटर्नल साइड है। हाँ, उसे नहीं पता कि मेरे कौन से कजन दुनिया में आए हैं, मेरे कौन से रिश्तेदार दुनिया से चले गए। और वन फाइन मॉर्निंग उसे आप कोर्ट में खड़ा करके उससे अगर आप सवाल पूछेंगे बेटा आपने किसके पास जाना है, तो ये उस बच्चे के साथ ज्यादती है। बहुत ज्यादती है, सिर्फ उस बच्चे के साथ ज्यादती नहीं है, सोसाइटी के साथ भी ज्यादती है, क्योंकि हम इस तरह किस तरह के बच्चों को परवान चढ़ा रहे हैं ये हमें सोचना होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा ये इशू जो है ये साइकोलॉजिकल है, जो कि बाद में इन बच्चों को पैदा होता है। बहुत शुक्रिया फाहद अहमद सिद्दीकी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। एक ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आपको प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जिस तरह सुबह, रात, दोपहर, शाम के गुजरने का वक्त अल्लाह ताला की जानिब से मुकर्रर होता है, उसी तरह इंसान के जिस्म का भी एक सिस्टम पूरा होता है। घड़ी कहीं तो गलत नहीं होगा, जो कि हमारे सोने, जागने, खाने पीने की एक रूटीन के मुताबिक चलती है और उसी से हमारी बॉडी एक्टिव भी रहती है और हमारा जिस्म सेहतमंद भी रहता है। और अगर हम उस घड़ी के अगेंस्ट जाएँ, उस सिस्टम के अगेंस्ट जाएँ, तो हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अब जैसे अल्लाह ताला ने हमारे खाने पीने के औकात मुकर्रर किए हैं, हमारे सोने जागने के औकात मुकर्रर किए हैं, लेकिन अगर हम उस सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं, हम आधी रात में खाना खाते हैं या आधी रात में चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ का हमारी बॉडी पे असर भी मनफी होगा। तो जनाब, रात में खाना खाने के क्या जिस्म पे असरात होते हैं, ख़ास तौर पे बेवक्त खाना खाने के? जैनब गोंदल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जैनब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जैनब, जैसे मैं बात कर रही थी कि कुदरत के कानून है, हर चीज़ का वक्त एक मुकर्रर है, उसी तरह हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, वो भी मुकर्रर चीज़ों के मुताबिक चलता है कि हमने कब जागना है, कब सोना है, कब खाना है, पीना है, तो हमारी बॉडी एक्टिव भी रहेगी और हेल्दी भी रहेगी। लेकिन हम अगर इसके अगेंस्ट जाते हैं और हम रात को बेवक्त खाते हैं, तो इसके मनफी असरात होंगे। क्या इसके असरात हमारी बॉडी पे होते हैं एग्जैक्टली? मतलब अगर हम रात को 12 बजे के बाद खाते हैं तो उसका क्या असर होता है हमारे जिस्म पे? बिल्कुल, अगर 12 बजे हम स्पेसिफिकली ना भी कहें, हम ये देखें कि जब सूरज निकलता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्टेस्ट होता है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता चला जाता है और सूरज गुरूब होते ही बिल्कुल डाउन हो जाता है।
अब हमें अपने खानों को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहिए ताकि हम अपने आप को एक्टिव रख सकें। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने का मतलब ये है जो हमने खाया वो उसी टाइम हजम हुआ, हमारे जिस्म ने जो भी उससे ग़िज़ाइयत लेनी थी वो ली और बॉडी से उसको निकाल दिया। बहुत फास्ट प्रोसेस ये चलता है। लेकिन जब हम उसके अगेंस्ट चलते हैं तो फिर बॉडी भी हमें अगेंस्ट ही करके दिखाती है। जो कुछ हम अपनी बॉडी में डालेंगे बॉडी इवेंचुअली हमें उसी का रिजल्ट देगी। पहले क्या होता था, सुबह फजर टाइम सब उठ जाते थे, सूरज के साथ चलता था, मगरिब इशा पढ़ के लोग सो जाते थे, खाना हर चीज खत्म हो जाती थी, लोग हेल्दी रहते थे। लेकिन अगर अब की बात करें तो हम लोगों में ये देखते हैं रुझान ही सुबह 12-1 बजे उठने का है, उठने तक ही मेटाबॉलिज्म नॉर्मल पोजीशन में होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो होना शुरू हो जाता है। हमारे खाने का पैटर्न दोपहर 12 बजे से सुबह 3, 4, 5 बजे तक चलता है। जब मेटाबॉलिज्म शुरू करना होता है उस टाइम हम सो जाते हैं। बेसिकली ये गलतियां जो हैं हमें लीड करती हैं बहुत सारी बीमारियों की तरफ। जैसे हम बात करते हैं सुबह का नाश्ता बड़ा अहम है, रात का खाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। रात को जो हमने खाना खाया है वही डिसाइड करेगा हम मोटे होंगे, हम पतले होंगे, हम सेहतमंद होंगे या हमारे जिस्म में कौन सी बीमारियां ऐसी होंगी जो पैदा होंगी और हमें अटैक करेंगी। हमारी बॉडी ने रात सारी भूखा रहना है, 12 से 14 घंटे उसको खाने को कुछ नहीं मिलना। जो हमने उसको खाना दिया वो एज अ रिजर्वियर उसके लिए काम करेगा और सारी रात हमें उसी से एनर्जी प्रोवाइड होनी है। अब हमने डिसाइड करना है कि हमने अपनी बॉडी को क्या दे के तो उस रिजर्व पे लगाना है। हम गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी में हम पेट्रोल जो है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का डलवाते हैं, अच्छी जगह से डलवाते हैं कि गाड़ी का इंजन खराब ना हो जाए। तो हमारी बॉडी का भी एक इंजन है, हमने उसमें जो फ्यूल डालना है उसी फ्यूल ने डिसाइड करना है कि हमारा इंजन जो है वो किस तरह से प्रोसेस करेगा। अगर हम रात को बहुत हेवी मील्स, शुगरी मील्स ले रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो वही फास्ट फूड, वही मीठा सारी रात हमारे जिस्म में रहेगा, स्टोर्ड रहेगा, जिससे ज्यादा नमक वाली चीज खाएंगे बीपी होने का खदशा, ज्यादा चीनी वाली चीज खाएंगे शुगर होने का खदशा। तो बात कर रहे हैं कि गलत टाइम पे खाना हमारी बॉडी पे किस तरह असरअंदाज कर सकता है। अब गलत टाइम पे सोना और जागना भी हमारी बॉडी पे डायरेक्ट ज़ाहिर है उसका असर होता है। हम अगर गलत टाइम पे सोए हैं और सुबह जल्दी उठ गए हैं तो हम थके थके भी होते हैं, मसल्स का भी कोई ना कोई पेन निकल आता है। ये टाइमिंग्स के हवाले से हमारी बॉडी में नेचुरली हमारी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, सोने और जागने की रूटीन क्या होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है हर किसी की बॉडी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। कुछ लोग ज़्यादा सोएं तो वो फ्रेश होते हैं, कुछ लोग कम सो के भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं और फ्रेश होते हैं। इस हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा। ये बेसिकली सारा खेल है हार्मोन्स का। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स रखे हैं। एक वो हार्मोन है जब हम टाइम पे सोते हैं, रात 10 बजे के बाद वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, रिलीज होता है। अगर हम सोएंगे टाइम पे तो हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी, अगर हम नहीं सोएंगे तो वो उसको अडॉप्ट नहीं करेगी। अब यही हार्मोन है जिसने हमारे स्ट्रेस को, हमारी एंजाइटी को कंट्रोल करना था, नॉर्मलाइज करना था और बॉडी से फ्लश आउट करना था। लेकिन हमने क्या किया, वही टाइम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या मूवीज देखने में गुजार दिया। हमने अपनी बॉडी में हार्मोन की एंट्रेंस नहीं होने दी, एब्जॉर्प्शन नहीं होने दी। बाकी पूरा दिन हम स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए, आराम करने के लिए इसीलिए बनाई कि हार्मोन रिलीज होगा, हम सो रहे होंगे, वो अपना काम एक्टिवली करेगा। सुबह जब हम उठेंगे हम फ्रेश उठेंगे और हमारी बॉडी नए टास्क के लिए रेडी होगी। लेकिन हमने इस बात में भी लड़ाई शुरू कर ली अपनी बॉडी से। हम रात को सोने का पैटर्न, मेरा नहीं ख्याल एक स्कूल गोइंग बच्चे का भी रात 12-1 बजे से पहले हो। 12-1 बजे जब एक बच्चा सो रहा है, सुबह 6-7 बजे वो उठ के स्कूल जा रहा है, चाहे हम उसके साथ जो मर्जी करें, जितना मर्जी हेल्दी ब्रेकफास्ट करा रहे हैं, जो मर्जी कर लें, लेकिन जो एक रात की उसकी लैक आ गई है बॉडी में वो फुलफिल नहीं हो सकती, वो स्कूल में डल रहेगा। हम पेरेंट्स बहुत इजीली बच्चों से क्वेश्चन तो करते हैं तुम्हारा रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं आया, हमें इवेंचुअली ये नहीं पता होता एंड रिजल्ट हम ही हैं उनको खराब करने का। अगर हमने उनको टाइमली स्लीप दी होती तो वो एक्टिव रहता क्लास में। बहुत सारे बच्चे, एक रिसर्च में देखा गया है, जो रात को नहीं सोते टाइम पे या जिनकी नींद नहीं पूरी होती, वो कभी भी अपनी स्टडीज में एक्टिव नहीं रहते।
अच्छा ज़ैनब, कुछ लोगों की अब जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं, रात की ड्यूटी में ज़ाहिर है लोग जागते भी हैं, खाते पीते भी उस हिसाब से हैं। मतलब जो दो नेगेटिव चीज़ें हैं वो एक साथ इकट्ठी हो गई हैं कि रात को एक तो कुदरत के अगेंस्ट आपने जागना भी, जो सिस्टम है कुदरत का, और खाना पीना भी। दो नेगेटिव चीज़ें किस तरह बॉडी को मुतासिर करती हैं और हमारी बीमारियों की जो वजह भी बनती हैं। तो इससे कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल भी? आप सबसे ज्यादा उन लोगों में बीमारी ये देखेंगे कि वो हर वक्त एग्रेसिव रहेंगे, बहुत ज्यादा। हर छोटी छोटी बात पे लड़ाई शुरू कर देंगे, हर छोटी सी चीज पे उनको पता ही नहीं चल, जो बेसिकली हमारा दिमाग है ना वो फ्रीज हो जाता है, लॉक हो जाता है बहुत सारी रीजंस की वजह से। जैसे विटामिन सी का बॉडी में एक्सेस अगर हम करेंगे तो बॉडी माइंड जो है वो बेसिकली ब्लॉक हो जाता है, हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। इसी तरह रात का जागना जो है वो भी बॉडी को माइंड को फ्रीज कर देता है। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो दिन में काम करते हैं, रात को उनको रेस्ट चाहिए होता है। अब रात को जो बंदा काम कर रहा है उसको अपना माइंड उस टाइम पे फ्रेश चाहिए, लेकिन वो माइंड फ्रेश नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ना तो वो अपना काम अच्छा करता है और ना ही अपनी स्लीप प्रॉपर ले रहा है। नाइट शिफ्ट करने वालों के लिए मैं एक छोटा सा मशवरा ये देना चाहूंगी कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का इंतखाब करें। वो इंतखाब ऐसे होगा, 8 घंटे आपने खाना है, बाकी घंटे आपने जो है वो रेस्ट करना है। पानी, चाय, ग्रीन टी वगैरह लिक्विड्स आप सारे कंज्यूम कर सकते हैं। अब क्या करें, जो दिन का टाइम था 8 घंटे उसमें चूज कर ले और उनमें खा ले। अब आपकी बॉडी को ये पता है कि मुझे इस टाइम खाने को कुछ नहीं मिलना, मैंने सिर्फ पीना है, तो बाय द टाइम आपकी भूख भी सप्रेस हो जाएगी, आपकी बॉडी में एक्सेस फैट रात को नहीं जाएगा, आपका जो एक लेवल था एंजाइटी का, स्ट्रेस का, उसको भी वो मैनेज करेगा और कम कर देगा और आप हेल्थ की तरफ बाय द टाइम आना शुरू हो जाएंगे। हमारी यंग जनरेशन को इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्योंकि अब एक रूटीन बन चुकी है कि रात में देर देर तक जागना, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना और फिर कुछ ना कुछ साथ खाते पीते रहना, या अगर फिल्म का प्लान देखने का बन रहा है तो वो भी रात का टाइम ही सबको मिलता है फिल्म देखने का। इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारी फिजिकल एक्टिविटी या एनर्जी पे क्या असरअंदाज हो रहा है? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने आप से इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं है। अपनी हेल्थ को अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो हेल्थ आपको नहीं करेगी। आपने जो प्लान्स रखने हैं वो आप दिन में रख ले, रात का टाइम जो है उसको रेस्ट दे। हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो अपनी आंखें भी खराब कर रहे हैं, अपना आप भी खराब कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब वालों को हम फायदा जरूर दे रहे हैं लेकिन अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को रिलैक्स रखें, हेल्दी रखें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं, पूरी नींद लें। 8 घंटे की जो स्लीप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी रहें और खुश रहें बस। ठीक है ज़ैनब गोंदल, बहुत शुक्रिया। एजुकेशन हमारे साथ मौजूद ही न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बहुत अच्छी अच्छी मुफीद बातें भी उन्होंने की हैं कि किस तरह हम अपनी रूटीन को चेंज करके तो हम एक्टिव भी रह सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से भी बच सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से। और एक बहुत अहम टॉपिक और या कहना चाहिए बहुत अहम इशू है हमारी सोसाइटी का, उसके हवाले से मैं बात करने जा रही हूँ। हमारे यहाँ पर ये होता है कि अक्सर जब बेबी बर्थ होती है, ख़वातीन डिलीवरी के बाद अक्सर वो उस टाइम पीरियड में होती हैं, इतना ज़्यादा वो उसमें बिज़ी हो जाती हैं क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा भी आपका हुआ है, आपने उसको भी देखना है, आपकी रूटीन चेंज हो जाती है। तो बहुत सारी ख़वातीन, यानी कि अगर कहा जाए कि पाकिस्तान की 80 to 90% ख़वातीन जो हैं वो उस टाइम पीरियड में इस हद तक स्टक हो जाती हैं, इस हद तक फंस जाती हैं कि उनका अपने वेट या अपनी सेहत से जो तवज्जो है वो बिल्कुल हट जाती है। जाहिर सी बात है रूटीन भी एक आपकी एकदम से बदलती है। अगर आपका फर्स्ट बेबी है या चले सेकंड बेबी भी है तो पहले बच्चे को भी देखना, साथ दूसरे बच्चे को भी देखना, तो उसकी वजह से उनका जो वेट है वो एक ही जगह पे फंस के रह जाता है, एक ही जगह पे स्टक हो जाता है। और जब तक उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि अच्छा हमारा तो वेट नहीं उतरा, तब तक देर हो चुकी होती है। क्योंकि कुछ चीज़ों में होता है ना कि जल्दी करनी चाहिए। अगर आपका वेट अगर बड़ा है और वो उतरने के प्रोसेस में है तो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है ताकि वो प्रोसेस थोड़ा सा तेज़ हो सके। तो जनाब, अब जो ख़वातीन बच्चे के बाद इस मसाइल का शिकार हैं कि उनका फ़ैट फंस गया है, उनकी बॉडी
बॉडी जो है वो कई तकलीफ़ों और बीमारियों का शिकार हो रही है, इसका हल क्या हो सकता है? इसके लिए हमने सलाफ़े नकवी को अपने स्टूडियो में बुलाया है। सलाफ़े, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सलाफ़े हमें कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगी जो कि डिलीवरी के बाद ख़वातीन को ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अच्छा, इस सिलसिले में सलाफ़े एक चीज़ जो मेरे से सबसे पहला सवाल ही ये आया कि हम डिलीवरी के बाद एक्सरसाइजेस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जिन ख़वातीन का सी सेक्शन होता है, क्योंकि अब तो हम ये रुझान देख रहे हैं कि सिजेरियन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो किस तरह एक्सरसाइज करें? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो थैंक यू सो मच नियोका कि जिन्होंने एक बड़ी अवेयरनेस वाला टॉपिक उठाया है। इसमें सबसे जो आप स्ट्रेस का एक फैक्टर की बात कर रही थी, अगर जितनी देर में आपका वेट आया है, जितने मंथ्स में, उतने वीक्स दें अपनी बॉडी को। अच्छा, मतलब 9 मंथ? बिल्कुल, अगर 9 मंथ्स में वेट आपको लग रहा है बॉडी पर आया है तो 9 वीक्स दे दें अपने आप को, या एटलीस्ट आप 9 मंथ्स ही अपने जहन में सोच लें कि अब आपने आराम से अपनी बॉडी को वक्त देना है। सो जिन लोगों का सी सेक्शन हुआ होता है, डॉक्टर से या तो पूछेंगे और 6 to 8 वीक्स के बाद वो एक्सरसाइज कर सकती हैं। अगर उनका एब्डोमिनल स्प्लिट, हमारे मसल्स में स्प्लिट आ जाता है एक, अगर वो वापस आ गया है या अगर नहीं आ रहा, तो उसको सही करने के लिए सबसे जो पहली एक्सरसाइजेज होंगी वो क्या होंगी? आपके लिए सबसे पहले रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका स्ट्रेस आपका वेट लॉस को रोक देगा, बिकॉज आपका हार्मोन जो है वो रिलीज होगा, कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस का हार्मोन होता है, वो उसको रोक देगा। आपका खुश रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को टाइम दें, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन देंगे कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम लाइवली, आई एम एनर्जेटिक, जो भी आप खुद को एक पॉजिटिव सजेशन देना चाहते हैं। जबरदस्ती खुद को ये एहसास दिलाना है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं खुश हूँ। बिल्कुल, आई एम ब्लेस्ड, बिकॉज आप नई ममा बनी है, तो ये ब्लेसिंग है सबसे बड़ी। अब इसमें आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं स्टेबिलिटी की, आपके कोर को एंगेज करेंगी। आपने उसमें अपने लेग्स को जितना आप वाइड कर सकते हो, याद रहे, डॉक्टर से पूछ के इन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म कर सकते हैं 6 to 8 वीक्स के बाद अपनी डिलीवरी के। अब आपने क्या किया? अपना हाथ एक यहाँ रखा और थोड़ा सा आप बस अपना स्टांस जो है इस तरह से लेंगे, बैक आप अपनी स्ट्रेट रखेंगे, जितना आप डीप जा सकते हैं उसमें रहेंगे, और यहाँ पर आपने होल्ड किया। रिमेंबर, जब भी आप इस पोजीशन में है कि आप स्क्वाट पोजीशन में हैं, आपने अपने कोर को स्क्वीज करना है। जब आप इनहेल करते हैं तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो आपका पेट अंदर को जाना चाहिए। ज्यादातर हम जो सांस है वो उल्टा लेते हैं। तो इस तरीके से आपको वेट लॉस में हेल्प ये चीज कर सकती है। और एब्डोमिनल स्प्लिट में भी आपको ये चीज हेल्प करेगी। आप जैसे ही नीचे गए, एक तो आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, जो स्ट्रेस का इश्यू आ रहा है, आपने यहाँ पर रहते हुए कुछ देर होल्ड किया, उसके बाद आप बिल्कुल अपनी वापस पोजीशन में आ गए। अगर आपको काव्स पर भी फैट्स आता, आपको लग रहा है कि काव्स तक पे फैट है, तो जैसे ही आप अपनी इस पोजीशन में आओगे, आपने अपनी काव्स को थोड़ा सा इस तरह से रेज कर दिया। अब जितना आप इस पोजीशन में होल्ड करोगे, उतना आपकी जात में बैलेंस आएगा, बिकॉज आपका जो योगा है ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, यानी कि जो आप यहाँ हैं वही आप फिजिकल एग्जिस्टेंस है आपकी। तो आपको ये चीज करनी होगी सबसे पहले। दूसरा, प्रेशर पॉइंट एक याद रखिए वेट लॉस के लिए सब लोग, कि आपके जो थंब के बिल्कुल टिप होती है, यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट होता है जिसको आपने 1 मिनट तक दबाना है 2 से 3 दफा। ये आपका फैट भी बर्न करेगा। और अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है, अब आप देखेंगे हर दूसरी लड़की को, तो इस पर आपने इसको प्रेस करके रखा तो वो भी बैलेंस होना शुरू होगा और आपका वेट रिड्यूस होना शुरू होगा। दूसरी चीज, अगर हम बेली फैट पर भी आ जाते हैं कि बाद में सबसे ज्यादा आपको जिस चीज का सामना करना पड़ता है, बेली फैट का करना पड़ता है। आपने क्या करना है जो आपके लिए आसान हो? सबसे पहले, अब चूंकि जो बिगिनर लेवल के लोग हैं, आपने यहाँ पर आकर, इसे बोट पोज बोलते हैं, अपने पांव रिलैक्स पोजीशन में रखे, यहाँ पर आपने हाथ रखे और थोड़ा सा मूव, जिस तरह हम क्रंच करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से मूव किया। हल्का हल्का आप मूव करेंगे, खुद को बहुत ज्यादा यहाँ पर आपने पुश नहीं करना। बट की पॉइंट ये होगा कि आपने इसको स्क्वीज करके रखना है, और जैसे ही आप ऊपर आते हैं आपने एक्सहेल कर देना है। आपने इनहेल किया एंड एक्सहेल। आपका कोर इसमें एंगेज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि मुझसे बैलेंस नहीं हो रहा या ये पोजीशन मुश्किल है, पीछे नहीं आप जा पा रहे, तो आपका साथ ही साथ साइड में मसल्स आपके काफी ज्यादा सख्त हुए होते हैं। एक तो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग और आफ्टर प्रेगनेंसी भी होते हैं कि आपके मसल्स रिलैक्स नहीं होते हैं। तो इस तरह की पोजीशन में अक्सर बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर आपको इससे भी आसान कोई चीज चाहिए जो आपका वेट भी रिड्यूस करे, आपका बेली फैट भी जाए, आपका बॉडी भी बैलेंस में आ जाए, आपने सिर्फ, जिस तरह हम इन्फिनिटी का साइन बनाते हैं, आपने सिर्फ उसको यहाँ अपने हाथ रखे और इस तरीके से जैसे ही आप मूव करते हो, ये बिल्कुल इन्फिनिटी है, जैसे आप मूव करते हो आप फील करोगे कि जो साइड फैट की जिसकी हम बात करते हैं कि वो भी स्टक हो जाते हैं, जिसे हम मफिन टॉप कहते हैं। हम कहते हैं मफिन टॉप कम नहीं हो रहा, साइड से कपड़े पहने हुए मुझे इतने अजीब लग रहे हैं, तो उसको आप कम कर सकते हो इस तरीके से।
अब आप रिलैक्स रहते हुए क्या कर सकते हो, आपने इस साइड पर अपने जैसे भी आप अपनी लेग्स को फोल्ड किया, लेग्स को फोल्ड करने के बाद ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने इनहेल करना है और अब आपने सांस को कुछ देर रिटेन करना है, यानी 6 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स या 3 सेकेंड्स आप रिटेन कर सकते हैं। रिटेन करने के बाद आपने जैसे ही एक्सहेल किया, अब आपने इसको स्क्वीज रखना है। अब ये होगा जितना आप वैक्यूम करने की आदत डालेंगे, अपने एब्डोमिनल जो स्प्लिट है वो वापस आना शुरू होगा। अच्छा, दूसरी चीज जो उन खवातीन के लिए आसान होगी, आपने बस अपनी कंफर्टेबल पोजीशन लेनी है। यहाँ पर आपने अपनी एल्बोज पर आप आ गए और ये बिल्कुल जिस तरह हम वॉक करते हैं सेम उस तरह का पोस्चर होगा। अब वो तमाम लोग जो इस पोस्चर को चेक करना चाहते हैं वो अपना हाथ यहाँ टच करके देखें तो आपका कोर इसमें एंगेज होगा, बिकॉज वो उस टाइम पर आपको लगेगा कि इसमें टाइटनेस है, मसल्स आपके उसमें एंगेज हो रहे होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। या अगर थोड़ा सा फन आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें साइकिलिंग का पोस्चर ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब वो बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो माशाल्लाह बहुत ही बाहिम्मत होती हैं, देयर लाइक मुझे कोई इंटेंस वर्कआउट बताओ, तो उन खवातीन के लिए कि जो कहती है कि इंटेंस बताओ, सबसे पहले आपका आएगा साइड प्लैंक। और ये योगा में भी होता है। आपने क्या करना है, अपनी एल्बो पर आए, लेकिन हम बिगिनर लेवल का फिर भी बताएंगे, जाहिर है कि उनका थोड़ा बहुत हम ख्याल कर रहे हैं। आपने अपनी नी पर आकर साइड प्लैंक किया। साइड प्लैंक करने के बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाए 30 सेकंड इस पोस्चर में रहने की, आपने इस पोस्चर को रिलीज कर देना है। अब कुछ दिन जब गुजरेंगे, 2 से 3 दफा आप इसको दोहराओगे, कुछ दिन गुजरेंगे, उसके बाद आप इसको और ज्यादा इंटेंस कैसे बनाओगे, आपने जैसे ही इसको यहाँ से रेज किया, अपने हाथ को यहाँ रखा और एल्बो से इसको टच करने की कोशिश करनी है आपने। ये अगर फिर वैसे इस टाइम में मतलब अगर हम आफ्टर डिलीवरी बात कर रहे हैं तो 6 to 7 to 8 मंथ वो ऐसे होते हैं कि हमारी रूटीन इतनी सख्त हो जाती है, इतनी मुश्किल हो जाती है कि इस तरह की कोई एक्सरसाइज से अगर आपके मसल्स खिंच जाए तो वो और ज्यादा आपको मुश्किल लगता है। बिल्कुल। अब जैसे मैं इसी चीज पर आने वाली थी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी पोस्चर करते हुए पेनफुल है आपके लिए या बहुत जल्दी आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो एक चीज का याद रखें, कोई भी कंडीशन हो, आप ये जो आपके सीटेड सर्कल्स होते हैं ये आप कर सकते हो। हम इसको कॉफी ग्राइंडर बोलते हैं। आप ये सर्कल कर सकते हो। जैसे आपने 5 सर्कल्स एक साइड पे कंप्लीट किया, आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर जाना है इसको। वो तमाम खवातीन जिनको लगता है कि एब्डोमिनल स्प्लिट, बेली फैट, इवन जब हम कोई भी पोजीशन एक साथ एक रिदम में कर रहे होते हैं तो मेंटली आप रिलैक्स हो रहे होते हो, साथ ही साथ अपनी ब्रीदिंग आप नॉर्मल रखोगे। और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी वजह से आपको पेन भी महसूस हो रहा है कि इंटरनली आपकी जाहिर है आपकी पूरी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। exactly. तो अगर आपको इंटरनली कोई पेन भी फील हो रहा है तो वो भी इससे रिलीफ की तरफ जाएगा। और इसके अलावा जो आपके पेल्विक एरिया की स्ट्रेंथनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपने आ जाना है बटरफ्लाई में। बटरफ्लाई सिर्फ ये होता है कि आपने यहाँ पर अपने सोल्स को अटैच किया, इस तरह से आप शूज नहीं पहनेंगे, आपने सिर्फ यहाँ पे इसको हल्का सा ऐसे फ्लटर करना है। अगर आपको ट्रबल हो रही है तो आप अपनी नीज के नीचे कुशन्स रख सकते हैं। सही। जैसे भी आप इस एक्सरसाइज से क्या होगा, इस एक्सरसाइज से आपकी पेल्विक की सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग होती है। और सबसे एक अजीब सी बात ये लगेगी कि जैसे ही आप अपने पाँव के सोल्स को मिलाते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। अच्छा, तो वो तमाम चीजें जिनका ताल्लुक जहनी मसाइल से है, ये जो भी, तो वो हल होना शुरू हो जाएगा। अब सबसे आसान कपालभाति होती है आपकी, और या विंटर्स में भस्त्रिका आप कर सकते हैं, बट भस्त्रिका में आपको सुपरविजन की जरूरत होती है। आपने क्या किया, कपालभाति आपने सिर्फ करनी है, नोज से आप सांस ले रहे हैं, उसी से एक्सहेल कर रहे हैं। अगर आपको मुश्किल हो रहा है तो मुंह से एक्सहेल कर सकते हैं। आपने रैपिडली सांस लेना इस तरीके से। अब आपने 10 से 12 राउंड्स इसके इस तरह किए, 2 से 3 दफा आप इसको दोहरा सकते हैं शुरू में, बाद में आप 20 से 25 के राउंड्स भी कर सकते हैं। अच्छा। इसमें ये होता है कि आपका बेली फैट भी जाता रहता है, आपकी बॉडी में जो भी इम्बैलेंस है वो बैलेंस होने की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ब्रीथिंग ये जिस आप कर रही थी उससे उस तरीके से इवन आपके डाइजेशन से रेलेवेंट जो आपके इशू आपको लग रहा होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बहुत सारी खवातीन को ब्लोटिंग होने शुरू हो जाती है, वो आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। एक सबसे आसान चीज है, वो खवातीन जो रिलीफ चाहती हैं कि रिलीफ भी हो, वेट लॉस भी हो, टोनिंग भी हो, आपने एक आम सा एक हमारा स्पाइनल ट्विस्ट होता है, आपने अपनी स्पाइन का इसलिए ध्यान रखना होता है, इनहेल करते आप ऊपर गए, जितना आप अपनी स्पाइन का ख्याल रखेंगे, एक्सहेल करते हुए आप यहाँ जाएंगे, आप उतना ही यंग रहते हैं। एंटी एजिंग की बात जब की जाती है तो
हम हमेशा ये कहते हैं आपकी स्पाइन जितनी देर सीधी रहेगी और आप उसको स्ट्रेच करते रहेंगे, आप उतनी देर तक यंग रहते हैं। इसलिए भी ये कहते हैं ना कि ज्यादातर आपको स्ट्रेट बैठना चाहिए। डॉक्टर्स भी बार बार ये मशवरा देते हैं। हालांकि हम अक्सर जब रूटीन में बैठते हैं तो हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं, हम इस चीज का ध्यान नहीं देते, हमारे शोल्डर्स भी बेंड हो गए हैं, डाउन हो गए हैं। दूसरा, इससे कॉन्फिडेंस, आप जो कर रहे हो वो आप बन रहे हो, इससे ना आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा लैग कर जाते हो। जब भी आप किसी जगह पर जाते हैं अपने शोल्डर्स को रोल योर शोल्डर्स बैक, आप देखोगे आप कॉन्फिडेंटली बात करोगे। जैसे आप नीचे हो जाते हो, स्लाउची सी पोजीशन में आ जाते हो, तो कॉन्फिडेंस से बात भी नहीं कर सकेंगे। कॉन्फिडेंस खुद ही नीचे आ जाता है, बिल्कुल खुद ही नीचे आ जाएगा, बिकॉज़ फिजियोलॉजी न्यूरोलॉजी दोनों जुड़े हुए हैं। हाँ। तो ये इनका बड़ा। सलाफी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूंगी क्योंकि ब्रेक का भी टाइम हुआ है, तो मैं ये जानना चाहती थी कि ये एक्सरसाइजेज अगर डेली बेसिस पे की जाए तो कितनी देर मिनिमम या मैक्सिमम की जाए? शुरू में आप खुद को 10 से 15 मिनट दे दें। जितनी एक्सरसाइजेज आपको बताई गई हैं, आपने बस रिलैक्स रहते हुए उनको तकरीबन 1 मिनट का आप लगा लें और वहां तक जितनी रेपिटेशन आप कर सकें, तब आप कर सकते हैं 2 से 3 दफा, या आप 12 से 15 की रेपिटेशन के अंदर 2 से 3 दफा सेट्स में इसको दोहरा सकते हैं। सिर्फ एंड पर मैं ये कहना चाहूंगी इसके कि आपने मेडिटेट करना कभी नहीं भूलना। आप किसी भी पोस्ट नेटल, प्री नेटल, किसी भी चीज से गुजर रहे हो, आपने अपने हाथ यहाँ रखे, बैक स्ट्रेट की, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ एंड एक्सहेल। ये चीज आपको अलाइन रखेगी, आपके एनर्जी सेंटर्स को, आपकी एनर्जी को, आपके बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी, आपकी इम्यूनिटी भी जो है वो मजबूत होगी और आप मजबूत होंगे। चलिए, तो बहुत सी एक्सरसाइजेज बताई हैं सलाफे ने, और जो खवातीन वेट लॉस करना चाहती हैं या इस चीज़ की परेशानी का शिकार हैं कि बेबी के बाद अब वेट कैसे कम करें, खास तौर पे जो एब्डोमिनल बेन, ये जो वेट है आपका, लोअर एब्डोमिनल वेट है, इसको कैसे कम किया जाए, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, आपकी बेली फैट कम नहीं हो रहा, उसके हवाले से ये एक्सरसाइजेज उम्मीद करती हूँ काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी आपके लिए। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक, आपको खुश आमदीद कहते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मौसीकी सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, और हम लोग तो वैसे भी जाहिर से बात है बरसगीर पाक व हिंद जब से इकट्ठा था और उसके बाद अलग भी हो गए, तो हम लोगों को मौसीकी से ख़ास लगाव रहा है, और हमारे मुल्क में भी बड़े ज़बरदस्त से सिंगर्स आते रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से हमने देखा है कि जब से हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री भी कुछ थोड़ा सा अगर हम कहें कि ज़वाल का शिकार हुई है, तो जो सिंगर्स पहले हमें TV पे बहुत नज़र आते थे वो भी अब उतना उस तरह तो नज़र नहीं आते। लेकिन जनाब, सोशल मीडिया अब जिंदाबाद हो गया है। सोशल मीडिया पे आप जो लगाते हैं, आप अच्छी चीज़ पेश कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप रातों रात मशहूर हो जाते हैं, और अगर आप बुरी चीज़ पेश कर रहे हैं तो उस पर भी आपको फ़ौरन फीडबैक आ जाता है। लेकिन हम आपको बिल्कुल भी कोई बुरी चीज़ नहीं दिखाएंगे, हम आपको एक बहुत ही सुरीले सिंगर से मिलवाएंगे। हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं आसिफ हाशमी। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे हैं आप? आसिफ, आपके गाने भी हम सुनेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आपसे बातचीत भी हो जाए। कैसे म्यूज़िक का शौक हुआ, कैसे सिंगिंग की तरफ आए आप? जी, मेरी जो वालदा हैं वो बेसिकली पटियाला घराने से हैं, खास साहब घराने से हैं, तो वो मैंने देखता था, बचपन में फॉलो करता था, उन्हें बड़ी अच्छी नात पढ़ती थी वो। अच्छा, वाह। तो मैंने उन्हें फॉलो करना, उन्हें सुनना, मुझे एक तजस्सुस आया कि यार मैं भी ये कर सकता हूँ, नात पढ़ सकता हूँ। मैंने उन्हें नात पढ़ के बताई है, सुनाई है, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है, बताया है कि आप पढ़ा करो बेटा नात। तो मैंने नात से स्टार्ट किया है, करते करते मुझे रिदम का शौक पैदा हुआ, फिर मैंने रिदम से स्टार्ट किया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गानों का पढ़ा। ये जो मेरे ननिहाल हैं, ये पटियाला घराने से हैं, शफकत अमानत साहब जो हैं, ये मेरे ननिहाल में से हैं। राशा साहब हैं मेरे मामू जो है सगे। मेरा ख्याल है आपसे पूछने की तो जरूरत नहीं है कि आपके फेवरेट सिंगर कौन है, आपके तो पूरे खानदान में ही सारे बेहतरीन सिंगर्स मौजूद हैं। इसी तरह ही है। अच्छा, तो फिर भी किसका गाना आप ज्यादा शौक से सुनते हैं? मैं खास साहब नुसरत फतेह अली खान साहब को बहुत लाइक करता हूँ। अच्छा। मुझे मेरे वो फेवरेट हैं। मेहंदी हसन खान साहब मुझे बहुत, मैं उन्हें लाइक करता हूँ। मैडम नूरजहां, लता जी, ये मेरे फेवरेट सिंगर हैं। मतलब आप क्लासिकल या पुराने सिंगर्स जितने हैं, जो बेहतरीन सिंगर्स हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जितने नाम आपने लिए ये सब हमारे लेजेंड। अच्छा, चलें फिर आगे बात करने से पहले मेरा ख्याल है कुछ सुन लेते हैं आप। जी, मैं आपको, मेरा अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एक गाना, दिल चो मैं तनु गड्ढा सोची भी ना यारा, तो मैं आपको भी वो सुना देता हूँ। जी जी जरूर। तो बहुत अच्छा गाया है, मतलब इतना सॉफ्ट सा सॉन्ग था कि वो जो एक स्ट्रेस जिसको कहते हैं ना, आपकी तबीयत से स्ट्रेस खत्म हो जाता है, उसी तरह का सॉन्ग था आपका, जबरदस्त मेडिकेशन का काम करने वाला। बहुत आपकी आवाज़ भी आसिफ प्यारी है। तो सीखा आपने कैसे? हालांकि मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि अपनी वालदा को मैं फॉलो करता था, उन्हीं से सीखा मैंने, उन्हीं को देखता था, उन्हीं को सुनता था। वो अब जैसे मैंने पहले बताया कि वो पटियाला घराने से हैं, खान साहब घराने से, तो ये जो घराने हुए हैं, इनमें से जो या सीखे या ना सीखे,
लेकिन कुदरती जो एक वाइब्स होती है ना ये पाई जाती हैं। मतलब एक शौक भी आप में नेचुरली आ जाता है, आपकी फैमिली में अगर एक तरफ जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो आप भी कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, और अगर आप नहीं भी सीख रहे तो आप देख देख के कुछ ना कुछ चीजें एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो आपने भी वो चीजें एब्जॉर्ब कर ली हैं अच्छी खासी। तो अच्छा, प्रोफेशनल सिंगिंग की तरफ नहीं गए अभी तक आप? प्रोफेशनल, ये अभी जो मैंने गाना आपको सुनाया, ये मेरा वंजी रैकेट, जो इंडियन इंडस्ट्री हमारे जो सिख भाई हैं उनकी, वहाँ से ये लॉन्च हुआ है। अभी मेरा एक गाना कवर वर्जन मैंने किया जरा सी देर मैडम नूरजहां का, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द लॉन्च होगा। अच्छा, चलें आपसे वो भी हम सुनेंगे, लेकिन ये बताया आपने इतना अच्छा ज़बरदस्त गाना है, लेकिन मैं जैसे बात कर रही थी कि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री जो है कुछ अरसे से जवाल का शिकार है। हम देख रहे हैं कि ज़्यादा म्यूजिक इंडस्ट्री में भी फिल्में तो खैर बन नहीं रही उस तरह जैसा पहले बनती थी, और उसमें कोई ना कोई सिंगर जो था इंट्रोड्यूस होता रहता था। सोशल मीडिया पे आप कितने एक्टिव हैं, और सोशल मीडिया पे जो हमें जो एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना सोशल मीडिया का, मेरे ख्याल से अब हमें ज़रूरत नहीं है इंडस्ट्री की किसी, अब हम खुद से अपना वर्क करके, ऑडियो वीडियो करके, खुद से अपने प्लेटफॉर्म, अपने चैनल पे हम उसको रिलीज कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है। अगर तो आप में टैलेंट है तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ज़बरदस्त। अब तो यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम और बाकी जितने भी फेसबुक वगैरह ऐसे के प्लेटफॉर्म हैं कि आप अगर अपनी कोई भी चीज़ रिलीज करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी प्रोडक्शन हाउस जाके तरले मिलते करने की। आप अपनी खुद ही बस एक गाना या एक वीडियो बना के उस पर लगा दें और उसके बाद आप बस लोगों का रिस्पॉन्स देखें। तो चले यहाँ से हमें एक और सॉन्ग भी सुना दें, क्योंकि अब प्रोग्राम का वक्त भी, हमने ब्रेक पे जाना है, तो मैं चाहती थी कि हमें अच्छा सा सॉन्ग। मैं खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, जैसे मैंने पहले बताया, मेरे बहुत फेवरेट है, मैं उन्हें बहुत लाइक करता हूँ, है ही वो लेजेंड लोग हैं। उनका एक मेरा पिया घर आया, मैं आपको एक जरूर जरूर। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमारा आज का आखिरी सेगमेंट यानी कि कुकिंग का सेगमेंट होता है। अभी हम मौजूद हैं रूह अफ़ज़ा के किचन में। अलम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज कुकिंग तो कुछ नहीं हो रही, हम ड्रिंक में क्या बना रहे हैं? हाँ, वो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब मैं समटाइम, आपको पता है कि मैं मेकअप रूम में भी जब होती हूँ तो मुझे वो आराम से जब मैं तैयार हूँ तो मुझे सब पूछती है, मुझे लगता है आज ड्रिंक बननी तो मैं कहती हूँ हाँ जी, आज सबको पता चल गया है। तो वो उस हिसाब से जो है आज हमने रूह अफ़ज़ा के साथ जो है बनाएंगे एक ड्रिंक बड़ी ही मज़ेदार। आपको पता है कि बड़ी फेमस ड्रिंक है और मोस्टली घर में बड़े लोगों को ये पसंद होती है। तो आज हम रूह अफ़ज़ा बनाना आइसक्रीम शेक बनाने जा रहे हैं। जबरदस्त। तो थोड़े से जरा ट्विस्ट एंड टर्न्स है उसके अंदर, लेकिन है बनेगा फ्लेवर बहुत जबरदस्त उसके साथ, क्योंकि हम एक ही रिवायती तरीके से जो है वो बनाना शेक पीते हैं, दूध में बनाना डाले, चीनी डाली और बस और बन गया। ये बिल्कुल भी ऐसे हम नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा उसको इनोवेटिव करेंगे, थोड़ा सा मजेदार से करके उसको बनाएंगे। हम दर्द का, क्योंकि उसमें रूह अफ़ज़ा जाएगा, उससे क्या होगा कि उससे फ्लेवर बहुत जबरदस्त सा आएगा उसका। और कलर जो है ना, सबसे बेस्ट बात, कलर और फ्लेवर बहुत जबरदस्त रिच हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि रूह अफ़ज़ा ने जो है हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर भी लॉन्च किया है हाल में नया। तो ये जो वेट लॉस में बड़ा जबरदस्त है, जिन लोगों को क्विक वेट लॉस चाहिए होता है तो वो चाहे कि एक ग्लास जो कप है गर्म पानी, नीम गर्म पानी जो होता है जिसको लूक वार्म वाटर कहते हैं, वो लें, उसमें 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर जो है हमदर्द का वो ऐड करें और उसको पिए। और सबसे जो बेस्ट बात है वो, जैसे कि जो लोग हैं, रेशो काफ़ी बीमारियों की बढ़ती जा रही लोगों के अंदर, ब्लड प्रेशर, शुगर और वेट लॉस के लिए बेस्ट है ये। मैं तो, मेरी तो रिकमेंडेशन है, मेरे तो अपने घर में भी पर्सनली हमारे अक्सर लोग सैलेड बहुत शौक जी बिल्कुल जो डाइट कर रहे हैं। हाँ, सैलेड में तो वैसे ही आप लेमन की जगह एप्पल साइडर विनेगर डालें तो वो उसका भी फ्लेवर तकरीबन वही आता है जो लेमन का होता है। और अक्सर हम देखें, मैं एक चीज बड़ी जबरदस्त अभी देख रही थी कि जो हमारी हमदर्द की हनी है और एप्पल साइडर विनेगर के साथ हमदर्द का जो है उसके साथ एक बड़ा अच्छा सैलेड बन सकता है। उसकी ड्रेसिंग को मिक्स करके बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी है। और जैसे कि अगर आप कहीं सफर पे निकले हुए हैं और आप कहीं जा रहे हैं तो आपको कोई ड्रिंक पीने को दिल कर रहा है तो आपके पास हमदर्द का दूध रूह अफ़ज़ा भी अवेलेबल है। बल्कि है ना, मुझे याद आया कि अक्सर जो क्रीम चाट बनती है उसमें भी लोग रूह अफ़ज़ा बिल्कुल सही कहा है, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बड़ा जबरदस्त फ्लेवर आता है। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल मिल्क ले रहे हैं, उसमें तकरीबन 2 से 3 बनाना जाएंगे, उसमें वनीला आइसक्रीम ऐड करेंगे,
करेंगे। 1 टेबलस्पून में उसके अंदर जैम ऐड करूंगी। अच्छा, कौन सा? कोई भी जैम आप ले लें, मैंगो ले लें या एप्पल ले लें, दोनों का फ्लेवर जो है ज्यादा अच्छा आएगा। अदर देन अगर आप स्ट्रॉबेरी भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उसके बाद चॉकलेट चिप जाएंगे, इसमें थोड़ी सी जो है वनीला एसेंस जाएगा और 2 टेबलस्पून भरकर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। ठीक है, जबरदस्त। मतलब वो चीजें ही देख के अंदाजा हो गया कि जायका बहुत डिफरेंट होने जी बिल्कुल, वो रिवायती तरीके से जो है हम नहीं बना रहे। तो अब ये जाएंगे इसके अंदर ये। अच्छा, वैसे वाकई हमारे घरों में होता ही है कि हम जो बचपन से ड्रिंक्स पीते आ रहे हैं, हम आज तक वैसे ही पीते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हम उसमें कुछ चेंज लाने की कोशिश नहीं करते। ये नहीं करते कि अच्छा कुछ अगर हम एक्स्ट्रा चीज ऐड कर लेंगे तो उसका फ्लेवर कैसा आएगा, अच्छा आएगा। ऐसा लगता है कि हम लोग ना डरते हैं कुछ नई चीज करने से, कुछ नया खाने से, एक्सपेरिमेंट करने से हम डरते हैं बहुत, वाकई। अच्छा, तो ये अब इसमें चॉकलेट चिप भी जाएगी और जिन लोगों को चॉकलेट पसंद है उसका फ्लेवर एक अलग बीच में आएगा। और वनीला एसेंस चला गया इसके अंदर और साथ में इसके अंदर चला गया रूह अफ़ज़ा। अच्छा, मुझसे तो कोई वनीला एसेंस की तारीफ में एक पूरी बुक करवाना चाहे हम बुक तो नहीं, लेकिन प्रोग्राम करवाना चाहे तो मैं इसकी बहुत तारीफ करूंगी, क्योंकि मैंने वनीला एसेंस 2-3 चीज़ों में ऐड करके वो बनाई है, तो मुझे उसका खुशबू, उसका जायका इतना ज़बरदस्त सा लगता है कि मैं कहती मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ। और आप जितने ड्रिंक्स में वनीला एसेंस डालती हैं उसका तो मैं वैसे फ़ैन हूँ। जब शेक बन रहा होता है तो उसके शोर में कभी कभी ऐसा लगता है हमें अपनी आवाज़ भी नहीं आ रही। अपनी आवाज़ भी नहीं आ रही होती। सही। तो जो है हम अपना ग्लास में इसको सर्व करते हैं। तो ये जो है हमारा ड्रिंक, ये ज़बरदस्त, उसकी अच्छा लुक, उसका कलर, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, मुझे उसकी खुशबू भी ज़्यादा ज़बरदस्त सी आ रही है। तो जनाब ये हमारा ज़बरदस्त सा ड्रिंक रेडी हो गया है। ये ग्लास, यस, इसमें ऐड कर लेते हैं। और फिर वही बात, हम रिवायती तरीके से हर चीज़ को खाने के आदी हो चुके हैं कि अच्छा नहीं, जो बचपन से जो टेस्ट और फ्लेवर हम खा पी रहे हैं हम उसी पे जमे रहें। लेकिन जाहिर सी बात है अब तो इनोवेशन का ज़माना है, अब तो नई नई एक्सपेरिमेंट करने का, नई नई चीज़ों का ज़माना है, तो ये एक्सपेरिमेंट भी आप ज़रूर करें। और ज़बरदस्त सा ये ड्रिंक हमारे रेडी है, हम जल्दी से इसकी रेसिपी फिर से सिंपल, तकरीबन 2 से 3 ग्लास जो है हमने मिल्क ऐड किया। अच्छा, आपको क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो आप ज़्यादा दूध ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें तकरीबन 2 से 3 बनानास थे, उसके बाद चॉकलेट चिप ऐड किए हैं, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जैम ऐड किया है और साथ में मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड किया है, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ऐड किया है। ऐड करने के बाद वनीला आइसक्रीम ऐड की, उसको ब्लेंड किया है और इसको ज़बरदस्त हमारा ड्रिंक भी रेडी हो गया है। और जैसे कि मैं फिर वो बात कर रही थी कि हम हमेशा कहते हैं अच्छा प्रोग्राम के बाद हम खाएंगे भी। हाँ, तो ये हमारी ट्रीट होती है, अच्छी बात है ना, हमारी ट्रीट होती है। इसका मतलब ये होता है आयशा कि मैं अच्छा खाना बनाती हूं। हाँ, ये तो मैं हमेशा तारीफ करती हूँ कि अनम के खाने बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और आप जिस तरह वही अभी बात कर रहे थे कि इनोवेशन की, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की, अनम इतने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करती हैं कि खाने का टेस्ट, उसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। बहरहाल जनाब, हमारी आज की ड्रिंक ये रेडी है और आज के प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। मुझे दीजिए इजाजत और अनम को भी दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।